दोस्तों नमस्कार। आजकल एक बार फिर से हमारे देश के अंदर CAA को लेकर के चर्चा काफ़ी तेज हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर CAA के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे इसके बिंदुओं को हम यहाँ पर स्पर्श करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जो डिस्कशन होगा आज ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसीलिए आप जो है इसको थोड़ा सा धैर्य के साथ और इत्मीनान के साथ इसको सुनिए, क्योंकि इसके कई सारे पहलुओं को हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून CAA जिसको कि बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, इसके बारे में आपको एक दो बातें जो ज़रूरी है वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है हमें। तो ये जो कानून है CAA, ये 2019 के अंदर भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया था और जैसे ही ये पारित हुआ था तो उसके विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर इसको राष्ट्रपति का इस पर मुहर लग चुका था और यह कि ये कानून बन चुका था। अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है? इसमें जो मुख्य प्रावधान है कि 3 हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, कौन कौन? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो इन जो 3 पड़ोसी देश हैं इनमें जो गैर मुस्लिम है ना, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, यानी कि मुसलमान को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों को, जैसे हिंदू हैं, है ना, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, इन सभी लोगों को, मतलब मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सभी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो लोग कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे उनको भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी CAA कानून के तहत। अब इसमें प्रूफ के तौर पर भी आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो रूल्स है वो बहुत ही सरल बना दिया है मोदी सरकार ने। इस ज़रूरी नहीं कि आपके पास वैध वीज़ा हो या पासपोर्ट हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो भारत सरकार से संबंधित, जैसे कि आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, या कोई यहाँ पर किराए पर रह रहा है तो उसका कोई रेंट एग्रीमेंट हो, है ना, कुछ भी ऐसा हो, यहाँ का अगर यहाँ पर जन्म हुआ है सपोज भारत में तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है अगर आपके पास तो उसको दे करके सबमिट करके आप भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी और ये सारा जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, है ना। ये प्रमुख बिंदु थे CAA को लेकर के। अब इसके बाद जो समस्याएं हैं, है ना, इस पर जो चर्चा हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, उनकी किन किन चीज़ों को लेकर के हो रहा है और क्या सच में इस वक्त में इस चीज़ की ज़रूरत थी, इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है, तो इसके टाइमिंग को लेकर के एक सवाल खड़ा हो रहा है। और टाइमिंग पर मैं आपको एक तकनीकी चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बिल था CAA, ये देश के संसद के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पास करा लिया गया था और 24 घंटे के अंदर अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर मिल गई थी। ठीक है। अब नियम ये कहता है कि जब कोई भी ऐसा संसदीय परंपरा है, संसदीय ऐसा नियम है, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है किसी भी कानून को तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको अधिसूचित कर देना चाहिए, उसकी अधिसूचना जारी कर देना चाहिए, मतलब उसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कहाँ 11 दिसंबर 2019 और कहाँ ये 2024 आ गया, मतलब 4-5-6 सालों का गैप हो गया। तो इतने समय तक आके भारत सरकार क्या कर रही थी, है ना। इसके बीच में जो तकनीकी चीज़ें हैं कि अगर डिले होता है तो उसमें किस चीज़ को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है, वो भारत सरकार फॉलो कर रही थी, नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए और ये सब चीज़ें भी मतलब सरकार को बतानी चाहिए, है ना। क्या कि इतने टाइम से क्या कर रही थी भारत सरकार? सिर्फ वर्बली बोल देने से नहीं हो जाएगा, जैसा कि गृह मंत्री बोलते आ रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे, हैं। तो एक मंशा के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है कि अचानक से आपकी इतने दिनों से एक चीज़ जिसे बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि तैयारी नहीं था, है ना। तो इतने सालों से 2019 से लेकर के और अभी तक तैयारी नहीं था और अचानक से 2024 के लोकसभा चुनाव से 2 महीना पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। तो इसके टाइमिंग पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, वो बहुत ही जायज़ है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब
हम चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच में अभी के वक्त में CAA की इतनी ज़रूरत है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा। चलिए हम मान लेते हैं कि किसी भी शरणार्थी को या किसी भी ऐसा जो पीड़ित है, जिसको तकलीफ़ है, उसको शरण देना बहुत अच्छी बात है, परोपकार का काम है, मानवता के हैसियत से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कब देना चाहिए, किस स्थिति में देना चाहिए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को कब शरण देंगे। आप तभी शरण देंगे जब आप खुद की स्थिति बहुत अच्छी हो, जब आप खुद जो है बहुत संपन्न हो, किसी भी तरीके का कोई आपको तकलीफ़ नहीं हो, है ना, सब कुछ सही चल रहा हो घर परिवार में, तभी आप किसी बाहरी व्यक्ति को आप शरण देंगे अपने घर के अंदर। या फिर जो आपके घर के जितने मेंबर हैं, सपोज कि आपके घर में 5 मेंबर रह रहे हैं, तो आप 5 मेंबर की एकदम सहमति हो कि नहीं भाई ठीक है, रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसको अपने घर में शरण देंगे। इसी चीज़ को आप देश के ऊपर अप्लाई कीजिए, हिंदुस्तान भारत के ऊपर अप्लाई कीजिए कि क्या इस वक्त में हमारे देश की जो स्थिति है वो अनुकूल है कि बाहर के देश के लोगों को हम अपनी देश की नागरिकता प्रदान करें। हिंदुस्तान के अंदर अभी आप जो समस्याएं हैं, और सबसे जो बड़ी समस्या है वो बेरोज़गारी की समस्या है। आज़ादी के बाद से लेकर के और अभी तक जो बेरोज़गारी की स्थिति है वो मतलब एकदम चरम पर है, बेरोज़गारी का जो दर है। तो आप अपने देश के लोगों को रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार जो है हिंदुस्तान के लोगों को नौकरी के लिए युद्धरत इजराइल देश में भेज रही है, जहाँ पर कि वॉर चल रहा है, इजराइल फ़लस्तीन वॉर चल रहा है, और देश में नौकरी नहीं है तो मजबूरन यहाँ के जो लोग हैं वो जा करके इजराइल में नौकरी कर रहे हैं। फिर आप दूसरे देश के लोगों को कैसे यहाँ की नागरिकता दे सकते हैं? जब उनको आप यहाँ पर नागरिकता देंगे तो उनको भोजन भी चाहिए, है ना, कहाँ से खाएंगे वो लोग? नौकरी नहीं मिलेगी, रोज़गार नहीं मिलेगी, तो वो लोग क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? दूसरी चीज़ की एक डेटा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक डेटा बताया गया है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर 67 लाख से अधिक जो बच्चे हैं वो भूख से पीड़ित हैं, मतलब उनको खाना नसीब नहीं होता है और भूखे सोने के लिए वो मजबूर हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया है। पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। पासपोर्ट सूचकांक जो हिंदुस्तान का है वो लगातार खिसक रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जब आपके देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, फिर आप कैसे दूसरे देश के नागरिकों को यहाँ पर पनाह दे सकते हैं? कैसे? ये सवाल होना चाहिए। अपने देश के लोगों को काम करने के लिए काम नहीं है, नौकरी नहीं है ना, तो आप जब बाहर के लोग आएंगे तो उनको आप कैसे यहाँ पर रख लेंगे, क्या काम देंगे उनको? ये सवाल तो बनता है। अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए आपके पास खाना नहीं है, तो दूसरे देश के लोग जब यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, यहाँ की जब नागरिकता आप उनको दे देंगे तो उनको कहाँ से भोजन पानी, उनके बच्चे कैसे रहेंगे और कैसे क्या चीज़ होगा? सोचने वाली बात है। उनको कहाँ से रोज़गार आप देंगे? तो ऐसी स्थिति में इस क्लियर कट ये लगता है, साफ साफ लगता है कि भारत सरकार की जो मंशा है वो क्या है। चुनाव के मद्देनज़र उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। तीसरी जो बिंदु है इस टॉपिक को लेकर के कि आखिर इसका असल मकसद क्या हो सकता है मोदी सरकार का या केंद्र सरकार का, है ना, कि इसी टाइम पर ऐन मौके पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों इसको लागू किया जा रहा है? देखिए, इसका यहाँ पर 2 मुख्य उद्देश्य है, 2 असली इनका उद्देश्य है। नंबर 1 कि देश के अंदर जिस तरह के अभी घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार के करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर के है
कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई एसबीआई को और एसबीआई को ये आदेश दिया कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसके सारे जो डेटा हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करना है वहाँ पर, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए, है ना, कि ये चीज़ें चर्चा चलेंगी देश के अंदर, सभी लोगों को पता चलेगा सोशल मीडिया के थ्रू। गोदी मीडिया के लोग तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी खबरें छन छन करके लोगों तक पहुंच जाती है। तो उस खबर को दबाने के लिए, है ना, ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट था कि हम सीएए को उछाल देते हैं ताकि देश की जो गोदी मीडिया है वो सीएए के नाम पर गला फाड़ने लगेगी, चिल्लाने लगेगी और लोगों का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की तरफ नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो बहुत कम लोगों को जाएगा। तो पहला जो असली मकसद था कि लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जो स्कैम है उससे लोगों का ध्यान भटकाना। दूसरा चीज़ जो इनका मुख्य उद्देश्य हो सकता है वो कि जो देश के अंदर जो रियल इश्यूज़ हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, आर्थिक जो असमानता है गरीब और अमीर के बीच में, है ना, ये जो वास्तविक मुद्दे हैं, इन मुद्दों से सरकार मुंह चुराना चाहती है। सरकार ये नहीं चाहती है कि इन मुद्दों के तरफ लोगों का ध्यान जाए और इसीलिए फिर से इन मुद्दों को ओवरलैप करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की प्रयास की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि एक बार फिर से इस चीज़ को लेकर के, सीएए को लेकर के हिंदू और मुस्लिम और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया जाए और इसका राजनीतिक लाभ चुनाव में लिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब ये 2019 में जब ये पास हुआ था संसद से, तो पूरे देश भर में इसको लेकर के कितना आंदोलन हुआ था, कितना प्रोटेस्ट हुआ था। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देश में कौन भूल सकता है, फिर दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको कौन भूल सकता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर नरेंद्र मोदी कि जानबूझकर के सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या फिर से देश को अशांति में धकेलना चाहते हैं जानबूझ करके, और वो भी एकदम एन चुनाव के मौके पे, ताकि लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान आए, लोग हिंदू एक साइड बढ़ जाएं, मुसलमान एक साइड बढ़ जाएं और इसके नाम पर हमको वोट मिल जाए, है ना। मतलब बांटो और राज करो, जैसे अंग्रेज लोग कहते थे कि डिवाइड एंड रूल। तो क्या मोदी सरकार फिर से वही चाल चलना चाहती है? बेशक से वही चाल चलना चाहती है, क्योंकि इनके पास अब कोई भी मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी अब महंगाई और बेरोजगारी और अत्याचार के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। देश के युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात किए थे, अब उस पर ये वोट मांग नहीं सकते हैं, है ना। काला धन लाने की बात किए थे, अब तो खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काला धन के निर्माता हो चुके हैं, है ना। अरबों रुपए काला धन खुद बना रहे हैं, उसके नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं, किस नाम से वोट मांगेंगे। तमाम जो इनके जो हथकंडे थे, राम मंदिर का मुद्दा इनका ऐसे फ्लॉप हो गया, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट इनको मिल नहीं रही है, तो इनके तमाम जो हथकंडे हैं वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं एक एक करके। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीएए का मुद्दा नरेंद्र मोदी ने चुनाव के मौके पर एकदम उछाला है, ये नरेंद्र मोदी के तर्कस का आखिरी तीर हो सकता है, जिसके माध्यम से ये लोकसभा चुनाव को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो लोग हैं वो काफ़ी अभी मैच्योर हो चुके हैं, उनकी समझ काफ़ी बढ़ चुकी है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के लोगों को मुख्य मुद्दों से इनका ध्यान हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, गुमराह करने के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और इसीलिए अब जब ये चीज़ें आई है तो इसको लेकर के ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम मतलब लोग रिएक्शन नहीं दे रहे हैं देश के अंदर, है ना। और जब ज़्यादा रिएक्शन नहीं देंगे, अभी तक कहीं पे कोई ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह का, कोई बड़े पैमाने पे कोई प्रोटेस्ट का कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है, जबकि 24 घंटे के तकरीबन हो गए इस न्यूज़ को आए हुए कि सीएए अब लागू हो गया। तो जिस तरीके से इनके बाकी की जो इनके जो तीर थे वो फेल हो चुके हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे भारत रत्न अवार्ड देने की बात हो, चाहे तमाम
एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को तोड़ने फोड़ने की बात हो, वो तमाम चीज़ें जिस तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो CAA का जो ये मुद्दा इन्होंने उठाया है, ये भी इनका मुद्दा फ्लॉप हो जाएगा। और जिस मानसिकता के साथ इसको इन्होंने इसी मौके पर 2024 को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसको ये लोग लाए हैं, इनमें इनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके नाम पर मुझे नहीं लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा, है ना। हर किसी को नौकरी चाहिए, हर किसी को रोज़गार चाहिए, हर किसी को अपनी आर्थिक समृद्धि करना है, विकास करना है। और अब वो लोग नरेंद्र मोदी के चाल से पूरी तरीके से अवगत हो चुके हैं, और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अब जो है इस स्थिति में कोई भी नरेंद्र मोदी के इस ट्रैप में फंसेगा, और ये CAA का मुद्दा भी इनका फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, अपनी राय और अपने आइडियाज़ जो है वो ज़रूर मुझसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।